हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए हमारी 10 मिनट सीरीज के अंदर आज लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जिससे डेफिनेटली आप लोगों को एग्जामिनेशन में गारंटीड 2 नंबर का सवाल दिखने वाला है। ये आप लोगों का टॉपिक जब से आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तभी से हॉट टॉपिक बना हुआ है। हर बार आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने मिलते हैं और क्योंकि हायर एजुकेशन से डायरेक्टली रिलेट करता हुआ नॉर्म है तो इसीलिए आपके अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट्स टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, हायर एजुकेशन, इसके अलावा आप लोगों के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड, सभी यूनिट में भी इसका योगदान बहुत ज्यादा होता है। तो 2 नंबर तो इंडिविजुअली एनईपी से आएंगे और इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स जो मैंने नाम लिए ना इनमें इसका इंटेलिजेंस रहता है। तो अच्छे से रिवाइज करेंगे 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट सीरीज कैसी लग रही है जरूर बताना और कॉमेंट सेक्शन के अंदर ये भी बताना कि आपको और कौन से टॉपिक है जिसमें डिफिकल्टी होती है सो दैट मैं 10 मिनट में उसे क्लियर कर सकूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर इसका पीडीएफ डाल दूंगी। डेली फ्री क्विज हो रहा है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ एक फ्री काउंसलिंग सेशन। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं रिलेटेड टू देयर पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड ऑल्सो रिलेटेड टू देयर स्ट्रैटेजी। अगले 70 दिन जो हमारे पास में बचे उसमें कैसे तैयारी करनी है वो सारी की सारी चीजें मैं इस फ्री काउंसलिंग में डिस्कस करूंगी। ये जो काउंसलिंग है ये मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ 17 अक्टूबर को। जी हाँ, 17 अक्टूबर को ये काउंसलिंग आप लोगों के लिए होने वाली है। फ्री है, जेआरएफ अड्डा ऐप पर है, आपको जाकर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है और आप सभी लोगों को जो है वहां पर फ्री क्लासेस वाले एरिया में, फ्री काउंसलिंग एरिया वाले एरिया के अंदर ये सेशन जो है वो दिखने लग जाएगा। इसके अलावा आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मैं एक फॉर्म भी दे दूंगी, अगर आप उससे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो फॉर्म भी फिल कर सकते हो। चलिए हम लोग बात करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक पर जो कि रहने वाला है रिलेटेड टू आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अगर मैं बात करूं तो ये जो आप लोगों का टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी पूरी टाइमलाइन आप लोगों से एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती है। अब इस टाइमलाइन के अंदर आप देखोगे तो 1948 के अंदर और 1949 का जो टाइम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया, फिर 42-53 के बीच में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, उसके बाद में 64-66 के अंदर एजुकेशन कमीशन आया जो कि डीएस कोठारी जी के नीचे था। इसके बाद में आया 68 के अंदर पहली हमारी देश की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 के अंदर। 2016 के अंदर सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट आई। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये सारे की सारे कमेटी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 76 के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और आपका एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आने लग गया था। 1986 के अंदर हमारी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आई थी। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सेकेंड हमारी आई थी वो हमारी आई थी कब? 1986 के अंदर। 1992 से 1986 का जो ये समय था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि 92 में मॉडिफिकेशंस हुए थे इस 86 वाली पॉलिसी के अंदर और उससे बनी थी 2016 की सुब्रमण्यम कमेटी। अब सीन ऐसा है कि इस कमेटी के द्वारा ही कस्तूरी रंजन कमेटी बनी जो कि 2019 में बनी और फिर फाइनली 2020 के बाद हमारे पास में आ गई हमारी थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगर देखा जाए तो हमारे पास में अब तक 3 एजुकेशन पॉलिसी आई है। एक आई थी आपकी 68 में, दूसरी आई थी आपकी 86 में। इसको याद करने का तरीका हमेशा मैं बोलती हूँ 68 है उसका उल्टा करोगे तो 86 हो जाएगा और एक तो लेटेस्ट है यानी कि आप सभी लोग ऑफकोर्स एलिजिबल हो इसको तो याद रखने के लिए क्योंकि आपके सामने आई है, ठीक है ना। अगर बात की जाए तो इंडिया जो है वो ग्लोबल स्टडी हब बनना चाहता है, क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहता है अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर और इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं कि विश्व गुरु बनने के लिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। कब आई, कौन कौन सी कमेटी बनी है, सब इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो ये जो आप लोगों का पूरा पेडागोगिकल स्ट्रक्चर है ये चेंज हुआ है। पहले जो था वो था हमारे पास में 2+10 का, फिर उसके बाद में हुआ हमारे पास में 4+3+3+2 और 3 इस तरीके से जो है ये डिवाइड हुआ है जहां पर 4 मतलब कौन सा हो जाएगा आपका इनिशियल क्लासेस, ठीक है ना। इस तरीके से ये चलेगा मतलब आपका 2+3+3+3+4 हो जाएगा। जो अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट सेकंड क्लास हो गई हमारी, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हमारी आती है 3 से 6 साल तक के बच्चे, फिर हमारे आती है कौन सी, हमारे पास में आती है 3 से 5 वाली बच्चे, फिर आते हैं 6 से 8 वाले और उसके बाद में आते हैं 9 to 12 वाले, ठीक है ना। ये सारी जो है वो हमारी क्लासिफिकेशन होती है। जो वन लाइनर्स आपको याद रखने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ।
स्कूल एजुकेशन के अंदर अगर प्री प्राइमरी से ग्रेड 12 में देखोगे आप तो 100% जो है वो GER आपका हो जाना चाहिए 2030 तक, ये हमारा टारगेट है। अगर बात करें अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की तो 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए एजुकेशन आना चाहिए, सभी के लिए, ये 2025 तक है। न्यू स्ट्रक्चर जो है वो है 5+3+3+4 जिसने 10+2 सिस्टम को रिप्लेस किया है। 5 साल का प्री प्राइमरी होने वाला है, स्किल और पेडागॉजी के ऊपर फोकस रहने वाला है। देन आती है कि हमें यहाँ पर जो है वो लिटरेसी पे काम करना है, लैंग्वेज और मैथ्स, ये 2 स्किल है जो बोली गई है ग्रेड 1 से 3 पर। लैंग्वेज को एक स्किल बताया गया है, याद रखिएगा, अच्छा सवाल बन सकता है। अगर मैं न्यूमरेसी की बात करूं तो ये जो टारगेट है ये है आपका 2025 तक का, मैथ्स को स्किल और लैंग्वेज को स्किल बनाने का। इसके अलावा मल्टीलिंग्विज्म जो है ये भी आई है आपकी। क्लास 5th तक जो बच्चा है वो अपने मदर टंग के अंदर पढ़ेगा, अगर वो 8th तक पढ़ना चाहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं। मदर टंग मतलब अगर आप तमिल हो तो तमिल में पढ़ सकते हो, तेलुगु हो तो तेलुगु, राजस्थानी हो तो राजस्थानी, इस तरीके से। फिर आया आप लोगों का एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। बोर्ड एग्जामिनेशन 2 बारी में होंगे और इस बार से ये आपने देख भी लिया है कि इस बार भी 12th बोर्ड 10th बोर्ड जो है वो 2 बार हो रहे हैं, ठीक है। कोर कैपेबिलिटीज पर फोकस रहेगा। परख, ये जो है ये नेशनल असेसमेंट सेंटर बना है। परख से हर बार सवाल देखा है मैंने एग्जाम के अंदर। स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है ये और नेशन वाइड स्टूडेंट का असेसमेंट करेगा। परख नाम से ही पता चल रहा है। इक्विटेबल और आपका इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन के ऊपर बात किए, इंक्लूसिविटी के ऊपर बात करिए। गर्ल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हो गए या सोशली कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो चिल्ड्रंस के बीच में बनाई जाएगी। टीचर का रिक्रूटमेंट और उनके करियर पाथ को लेकर भी बात की जाएगी। अगर बात की जाए तो 2022 तक ऐसा बोला गया, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। आप इसके चलते देख सकते हो मोदी जी ने खुद बोला था कि 40% से ज्यादा टीचर पोस्ट खाली है और इस वक्त आपके सामने खूब बम्पर टीचर वैकेंसीज आई हुई है इसी के रीजन की वजह से। स्कूल स्टैंडर्ड और एग्रीडेशन के ऊपर भी बात की गई जिसके लिए भी आपकी SSSA ये जो है अथॉरिटी बनाई गई है सभी स्टेट्स और यूटीज में। वोकेशनल एजुकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये 2025 तक आया है। एटलीस्ट 50% स्टूडेंट है जिन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग लेनी होगी। वोकेशनल का मतलब होता है जिसमें हैंड्स ऑन लर्निंग आ जाती है, जिसके अंदर ऐसी स्किल सिखाई जाती है जिस स्किल से आप अर्निंग कर सकते हो। देन आती है आप लोगों की ये रिफॉर्म्स के अंदर आपका टारगेट है 50% अचीव करना 2035 तक, जो कि है आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो 26.3% था ये 2018 में, उसको बढ़ाकर 50% करना है। होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करें तो ये बोर्ड बेस्ड होगा और जो यूजी है वो एजुकेशन के अंदर आप लोगों का फ्लेक्सिबल हो जाएगा। यूजी और पीजी डिग्रीज को थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करेंगे, 3 साल 4 साल की हो जाएगी। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट भी होने वाला है। इसी के साथ साथ जो है वो हमारे पास में हायर एजुकेशन क्लस्टर्स बनेंगे, ठीक है। 3000 से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो इस हब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को लेकर काम किया जा रहा है ताकि रिसर्च कल्चर को हमारी यूनिवर्सिटी में इंप्रूव किया जाए। कल ही पीएचडी अड्डा पर मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने आपको बताया, आज सुबह ही आएगा वो वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से मोदी जी जो है अब वो पीएचडी एंट्रेंसेस को भी चेंज करने का प्लान कर रहे हैं। किस प्रकार से बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है पीएचडी के लिए, उस प्रोसेस में मोदी जी का इंटरफेरेंस है भाई। और वो बोल रहे हैं सभी मिनिस्टर्स को, धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर, कि भाई ये सब जो आप चेंज करो और इनोवेशन की तरफ और पूरी कंट्री का प्रॉब्लम सॉल्व हो, इस तरीके से बच्चे को सिलेक्ट करना है, टीचिंग को कम करवाओ, ऐसा बोला गया है, ठीक है। अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात हो जाए तो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को जो है मेरिट बेसिस पर प्रिविलेज दिया जाएगा, पैसा बेसिकली स्कॉलरशिप के थ्रू उन तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का जो ODL है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, वो आपका 50% GER पर इंप्रूव होना चाहिए। फैकल्टी रिफॉर्म्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मेरिट बेस्ड होना चाहिए, हायरिंग और करियर ग्रोथ ऑफ टीचर्स की। इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप के ऊपर बात की गई है। 15 साल की एक्सीलेंस के साथ में ग्रेडेड एक्रेडिटेशन एंड ऑटोनॉमी आएगी। सिंगल रेगुलेटरी बॉडी आएगी, ये तो आपको पता ही है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा और बाकी सारी जो है वो खत्म हो जाएगी, UGC वगैरह सब नलिफाई होके एक ही बन जाएगी। टीचर एजुकेशन को अगर देखा जाएगा तो उसको भी देखने के लिए जो है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएगा। टेक्नोलॉजी एजुकेशन के अंदर इंक्लूड की जाएगी ताकि इनोवेशन और डिजिटल लर्निंग को प्रमोट किया जा सके। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। एडल्ट एजुकेशन को लेकर बोला गया है कि 100% यूथ अडल्ट लिटरेसी हमें अचीव करनी है बाय 2030।
आपके लिए बोला गया कि इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाए, लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाए, इसी वजह से हायर एजुकेशन अब लोकल लैंग्वेज में होगा। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन की अगर बात करें तो 6% हमारा टोटल जो है जीडीपी का वो हमें इन्वेस्ट करना है एजुकेशन सेक्टर के अंदर। अगर आप लोग गौर फरमाएं तो इस वक्त हमारे लिए रिसर्च सेक्शन की मैं बात करूं ना तो रिसर्च डिपार्टमेंट में मात्र 0.6% ऑफ आवर जीडीपी इज कंट्रीब्यूटिंग। इमेजिन करिएगा, तो इसे पूरे एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो 6% तक पहुंचाना है। इसके अलावा 4 मेजर वर्टिकल्स बनाए हैं। पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ठीक है ना, स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंस और रेगुलेशन को देखेगा ये हायर एजुकेशन के। नैक है नेशनल एग्रीडेशन काउंसिल, जो कि आपकी एग्रीडेशन देगा इंस्टीट्यूशंस को। देन आता है आपका HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, ये जो है ये फंडिंग और फाइनेंसिंग के ऊपर काम करेगा। एक है आपका GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो कि आपकी एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स को फ्रेम बनाएगा, उनको देखेगा, साथ ही साथ देखेगा कि कैसे जो है वो हमारे लिए फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क हायर एजुकेशन का। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में सीधा सीधा डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई थी इन सभी की, या इनके फंक्शंस पूछे जा सकता है। दोनों ही आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन है, और अगर आप लोग नोटिस करो तो सीधा सीधा आपके पास में यहाँ पर है एग्रीडेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन कौन करता है, भैया नैक करता है ना। सीधे सीधे आप लोगों के सवाल है। एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग कौन करता है, हायर एजुकेशन को रेगुलेट कौन करेगा, फंडिंग और फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन कौन करेगा। इस तरीके से आप लोगों के जो है वो डायरेक्ट सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीजें आप लोग अच्छे से रिवाइज करोगे। मैंने एक जगह सारी एनईपी देने की कोशिश करी है सो दैट आप सभी लोगों के हेल्प हो सके। मैं हायर एजुकेशन नहीं पढ़ाती हूँ, बट जैसे आपको पता है कि इट्स इंपॉर्टेंट, तो प्लीज इसे रिवाइज करिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के according, India will promote global study destination providing premium education at affordable cost, thereby helping to restore its role as economic power, knowledge economy। विश्व गुरु नाम दिया है ना, शिक्षा गुरु, तो अभी अभी हमने देखा इसका विश्व गुरु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, हम ऐसे ही डील कर रहे हैं, 2 मैं बताऊंगी और 1 आप बताओगे। आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ये सब अपने हैंडल से इन्हें फॉलो कर लेना। आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पर PDF और इसका क्विज भी आज का आ जाएगा, फ्री क्विज। अब आप सभी लोगों को मैं बताती हूँ एक और इम्पोर्टेंट खबर। इंपॉर्टेंट खबर ये है कि मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ फिर से सिलेक्शन बैच। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्रैश कोर्स का बड़ा वेट करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि क्रैश कोर्स में ना जाने क्या हो जाएगा, हम तुरंत पढ़ाई कर लेंगे, ये कर लेंगे। बट मेरे हिसाब से क्रैश कोर्स सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। बट अगर वाकई में अगर आपको ऐसा लगता है कि 60 दिन में तैयारी करनी है तो क्या किया जाए, तो मैं उसके लिए लेकर आती हूँ हर बार सिलेक्शन बैच। पिछली बार भी मैंने सिलेक्शन पैक बनाया था, और इस सिलेक्शन पैक के अंदर ना कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे डाले जाते हैं जिससे जेन्युइनली तैयारी हो सकती है, आपके बिगिनर लेवल से लेकर एकदम रिपीटर लेवल तक सबकी। क्योंकि क्रैश कोर्स उनके लिए फायदेमंद होता है जो रिपीटर होता है, ऐसा मेरा मानना है। अब ये सिलेक्शन बैच के अंदर मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपको सारे के सारे 10 साल के प्रीवियस ईयर दे देंगे, वो भी वीडियो कोर्स, 10 साल के सारे सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हो टॉपिक वाइज। इमेजिन करिएगा, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। देन इसके साथ साथ पेपर 1 की जो मेरी किताब है, जो मैंने ही बनाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें 6 साल के प्रीवियस ईयर है, यानी 2019 से अभी तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें है, वो भी यूनिट वाइज सॉल्व विद आंसर, प्रूफ रीडिंग के साथ इंग्लिश के अंदर। और इसके अलावा अगर मैं आपको बोल दूं तो मैं आपको मेरी बनाई हुई टेस्ट सीरीज भी दे दूं, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। इमेजिन करिएगा 10 साल के प्रीवियस ईयर वीडियो में, 6 साल की प्रीवियस ईयर की किताब जो आपके घर तक डिलीवर होगी, और आपके लिए टेस्ट सीरीज जिसमें 10 मॉक टेस्ट होंगे इंडिविजुअली फॉर पेपर 1 एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2। अगर ऐसा होगा तो इसके बाहर कहां जाएगा। मैंने कुछ दिनों पहले एक शॉर्ट बनाया था कि JRF करने का एक हैक है, और वो हैक है कि लगभग आपको 3700 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसमें से कितने क्वेश्चन तो आपके यहीं पर हो जाएंगे। इमेजिन करिएगा, पसंद आए तो JRF अड्डा एप्लीकेशन पर चले जाइएगा, सिलेक्शन पैकेज ले लीजिएगा और तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ये सिलेक्शन पैकेज जो है, इसको अगर आप लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए सपोर्ट नंबर पे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। लिमिटेड सीट्स है, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर JRF अड्डा पर फोकस रिजल्ट पे किया जाएगा, और इसीलिए लिमिटेड सीट्स हमेशा रखी जाती है। आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि ये जो सिलेक्शन बैच है ये 60 डेज के लिए चलेगा, और इसकी वैलिडिटी जो है वो आपके पास में रहेगी 6 महीने तक।
यानी आपका ये अटेम्प्ट जो है वो भी और अगला जून अटेम्प्ट जो है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। लेना चाहते हो तो आप लोग एप्लीकेशन पे जा सकते हो, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारी अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।